पिताजी के इस दुनिया से जाने के बाद ही हमारी जिंदगी की सारी खुशियां भी पिताजी के साथ ही चली गई। घर का सब कुछ उनके इलाज में पहले ही बिक चुका था। हम लोगों के पास रहने तक का कोई ठिकाना नहीं था। मैं, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई, हम तीनों मजबूर थे और परेशान भी थे। उस समय हमारा सहारा बना हमारा मामा, मेरी माँ का बड़ा भाई। वो हमें अपने घर ले आए, पर हमारी मामी हमें पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी हम उस घर में रह रहे थे, बस इस नाते कि हमारे सर पर छत रहे, मेरा छोटा सा भाई उसके मुंह में खाना जाता रहे। और माँ भी बस यही चाहती थी कि हम दोनों बच्चों का पालन पोषण अच्छे से हो जाए। मामा हमारे स्कूल की फीस देने लगे और हम दोनों भाई बहन पढ़ने जाने लगे। फिर से एक बार बिखरी हुई जिंदगी को समेटकर जीने की कोशिश कर रहे थे हम। लेकिन फिर इसी बीच एक नए तूफान ने दस्तक दी। अचानक से मेरे माँ की नीयत खराब होने लगी। वो मुझे कुछ अलग ही नजरों से देखने लगे। शुरुआत में मुझे बहुत अजीब लगता था ये सब कुछ, फिर उन्होंने मुझे अजीब तरीके से छूना शुरू कर दिया। 12 साल की मासूम बच्ची थी मैं, मुझे कोई समझ नहीं थी, पर फिर भी इतना समझ में आता था कि जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत है। एक दिन परेशान होकर मैंने ये बात अपनी माँ को बताई। माँ कोशिश करने लगी कि मैं घर में अकेली ना रहूं। माँ कोशिश करने लगी कि मैं मामा की नजरों से दूर रहूं, पर ऐसा हो न सका। ऐसे ऐसे करते करते दिन बीत गए और मैं 18 साल की हो गई। मैं चाहती थी कि मैं इन सब माहौल से दूर हो जाऊं, और इसीलिए मैंने दूसरों के घरों में काम करना भी शुरू कर दिया। पर जिंदगी को ये सब कुछ रास नहीं आया। मामा ने उन लोगों के घरों में जाकर उन लोगों को भड़का दिया और उन लोगों ने माँ को काम से निकाल दिया। कुछ जगह से तो 100-200 रुपए मिले और कहीं से तो मेरी माँ के काम के पैसे भी उन्हें नहीं मिले। उन लोगों ने उन्हें वैसे ही निकाल दिया। और फिर एक दिन वो तूफान आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। मेरे भाई के पैर में चोट लग गई स्कूल में खेलते समय। भाई को पैर में प्लास्टर लगा, बहुत सारी दवाइयों का खर्चा भी होने लगा। इसी बीच माँ की भी तबीयत खराब हो गई, उन्हें टीबी पकड़ लिया। माँ की तबीयत खराब होने के साथ ही भाई के भी इलाज के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ रही थी। कुल मिलाकर हम दोबारा से अपने मामा पर निर्भर हो गए। उस समय मेरी माँ बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। जो कुछ भी वो इंसान करता था मैं सब झेलती थी, बस ये सोचकर कि मेरी माँ का इलाज हो जाए। अगर मेरी माँ का इलाज नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। डॉक्टर बाहर की दवाइयाँ लिखते थे, बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ होती थी। मामा उन सब का खर्चा उठा रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे शांत रहना पड़ा। और कहीं ना कहीं मेरी माँ को भी इस बात की खबर लग चुकी थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, पर उन्होंने भी चुप्पी में ही अपनी ताकत समझी। उन्होंने भी चुप्पी को ही सही समझा, वो भी चुप रही। और उनकी इसी चुप्पी ने मुझे बहुत से बुरे दिन दिखाए। जो मैं नहीं चाहती थी वो सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया, बस इसलिए कि मेरा भाई ठीक रहे, मेरी माँ ठीक रहे। अपनी जिंदगी को मैंने कांटों में बदल दिया, अपने आप को मार दिया मैंने, बस इसलिए कि उन लोगों को कोई तकलीफ ना हो। मैं अंदर ही अंदर घुटती रही, पर मैंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं। माँ को भी अब इस बारे में खबर हो गई थी और उन्होंने चुप्पी में ही अपनी समझदारी समझ ली। वो भी सब कुछ जानते हुए भी शांत रहती थी। और अब कहीं ना कहीं मामा और निडर हो गया, क्योंकि उसे ये पता चल चुका था कि माँ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही है अपनी बेटी के लिए। इसलिए अब मामा की हरकतें और बढ़ गईं। वो अब खुलकर वो सब हरकतें करने लगा जो वो पहले छिप कर किया करता था। मजबूरी की जंजीरों ने मेरे पाँव को जकड़े रखा, और कभी किसी वजह से मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। और अब हमने उसी नरक में जीने की आदत डाल ली थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस नरक से कभी बाहर निकल भी पाऊंगी। मेरी माँ हमेशा मेरे लिए दुआएं किया करती थी कि कोई कल को ऐसा आए जो मुझे उस नरक से बाहर निकाल ले। इतना कमजोर हो गई मैं। औरत कभी भी कमजोर नहीं होती। तुमने चुप्पी को अपनी ताकत बनाने की गलती की। तुम्हें लगा कि चुप रहना इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है, पर नहीं। इंसान का बोलना, खुद के लिए खड़े होना, ये उसकी सच्ची ताकत है।
अरे जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, कल को वो किसी और के साथ गलत होता हुआ देखकर कैसे खड़ा हो पाएगा? बताओ मुझे। अगर गलत तुम्हारे साथ हो रहा है तो लड़ना भी तो तुम्हें चाहिए ना। हाँ, क्यों क्यों एक औरत हमेशा जब उसके साथ कुछ गलत होता है तो एक आदमी का मुंह देखती है कि उसका पिता उसे बचाएगा, उसका भाई उसे बचाएगा, उसका पति उसे बचाएगा, उसका बेटा उसे बचाएगा? क्यों कोई तुम्हें बचाएगा? अगर तुम खुद के लिए नहीं खड़ी हो सकती तो अपने बेटे की रक्षा, अपने बच्चे की रक्षा तुम क्या करोगी जब तुम खुद की रक्षा नहीं कर सकती? अरे तुम्हें तो ऐसा बनना चाहिए कि तुम अपने भाई की रक्षा कर सको, अपने पिता के सम्मान के लिए खड़ी हो सको। और तुम कह रही हो कि तुम अपने लिए ही नहीं खड़ी हो पाई। हाँ, और ये तुम्हारी ताकत थी? ये तुम्हारी ताकत नहीं थी और ये तुम्हारी कमजोरी भी नहीं थी। तुम्हारी सच्ची ताकत को तुमने दबा दिया, दफन कर दिया, क्योंकि किसी ने तुम्हें सिखाया ही नहीं कि खुद के लिए खड़ा होना चाहिए, खुद के लिए बोलना चाहिए, ना कि किसी के किए हुए जुर्म को हमेशा सहते रहना चाहिए और एक गिल्ट में जीना चाहिए। ये गलत है, समझी? जो तुम्हारे साथ हुआ वो क्राइम था। अगर तुमने एक बार उसकी शिकायत पुलिस थाने में की होती ना तो आज वो मामा जेल काट रहा होता। तुम्हारी वजह से वो बाहर आजाद घूम रहा है, जबकि उसके जैसे इंसान को बाहर आजाद घूमने की कोई भी जरूरत नहीं है। उस और उसका यूं खुले में बाहर घूमना ना समाज के लिए खतरनाक है, खतरनाक खतरा है वो खतरा। अरे जिसने अपनी भांजी को नहीं छोड़ा वो बाहर की लड़कियों को क्या ही छोड़ेगा भला? तुम्हें तो उसकी कब ना शिकायत करके उसे जेल में करवा देना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम तो सब कुछ सहती हुई आ रही थी। अपने आंसू बहाना बंद करो। जो तुम्हारे साथ इतने सालों तक हुआ उसके लिए तुम्हें अब लड़ना होगा, अब खुद को न्याय दिलाना होगा। कब तक इस चीज में घुटती रहोगी? हाँ, कब तक इस बोझ को अपने सीने पर लेकर ढोती रहोगी? हाँ, तुम क्या सुकून से सो पाती हो? नहीं, रात में तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं, तुम चीखती हो, चिल्लाती हो। पता है क्यों? क्योंकि तुमने भले ही अपनी चुप्पी को अपनी ताकत समझा है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल इस बात को गवारा कर ही नहीं पा रहा है कि उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ और अन्याय करने वाला आज की दुनिया में, समाज में खुला घूम रहा है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम एक अच्छे दिल की इंसान हो, तुम अपने पिता की बहादुर बेटी हो, लेकिन जब बात तुम्हें खुद के लिए लड़ने की आती है तो तुम शांत हो गई। तुम्हें लगा कि चुप्पी से तुम्हारे भाई का, तुम्हारे माँ का भला होगा, परंतु ऐसा नहीं है। तुम्हारी चुप्पी ने किसी का भला नहीं किया है। आज दो के दोनों दुखी हैं, हर कोई दुखी है, तुम खुद भी दुखी हो। तुम रातों को सो नहीं पा रही हो, वो सब कुछ ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी अपनी वजह से। मुझे कुछ नहीं करना। आप जानना चाहते थे ना कि मैं हॉस्पिटल क्यों गई थी, क्या कारण था और मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने आपसे कहा नहीं था। मेरी कहानी जानकर आप कहीं खुद से ही नफरत ना करने लगे। सच्चाई तो यही है ना। आज आपको भी घृणा आ रही होगी ना अपने आप से कि आपने मुझ जैसी लड़की से प्यार किया, मुझसे शादी कर ली। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको आजाद करती हूँ। माँ जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं आपके घर परिवार के लायक नहीं हूँ। ओ प्लीज, ये दखियानुसी बातें ना मेरे सामने करना बंद कर दो। मैं तुमसे 1 लाख बार कह चुका हूँ कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले ना खुद से करता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं कि किसी के कहे में आकर, किसी के डर में या मजबूरी में आकर किसी से कोई रिश्ता कायम करूं। समझी? ऐसा इंसान नहीं हूं मैं। हर बार द्रौपदी को बचाने ना कृष्ण भगवान नहीं आते। हर बार खुद के लिए ही औरत को खड़ा होना पड़ता है। तुम दुर्गा हो, काली हो, चंडी हो, तुमने अपने उस स्वरूप को दबा क्यों दिया? हाँ, अगर संकट मेरे ऊपर आता, तुम्हारी माँ के ऊपर आता, तुम्हारे भाई के ऊपर आता, तो क्या तुम लड़ती नहीं? तो जब तुम्हारी इज्जत की बारी आई तो तुमने चुप्पी क्यों साध ली? जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसे उस गलत का फल मिलना चाहिए। चलो मेरे साथ, अब बारी आ गई है। अब उस इंसान को उसके किए का दंड मिलना चाहिए। मैं उसे मारूंगा नहीं, मैं ना उसके ऊपर हाथ उठाऊंगा। मैं कसम खाता हूं मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अब सब कुछ ना तुम्हें ही करना होगा। चलो मेरे साथ। ये आप क्या कह रहे हैं? उस घर में दोबारा नहीं। मुझे आप यहीं जंगल में ही छोड़ दीजिए। कोई जंगली जानवर आकर मुझे खा जाएगा तो मुझे उससे कम तकलीफ होगी जितना उस मायके में जाकर उस इंसान की शक्ल देखने से होगी मुझे। नहीं, तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। क्या चाहती हो तुम बचकर निकल जाओ। कल को तुम्हारे भाई की शादी होगी, उसकी पत्नी आएगी और वो तुम्हारे मामा के चंगुल में फंसी तो कैसे बर्दाश्त करोगी तुम? हाँ, अपनी भाभी को उसी सिचुएशन में देखना जिस सिचुएशन में तुम रही इतने सालों तक। हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि जिसने पाप किया है उसको उस पाप का दंड मिलना चाहिए? ये सब कुछ यहीं पर रुकना चाहिए। आखिर उस मामा की असलियत दुनिया समाज के सामने, उसकी पत्नी, उसकी बेटी के सामने आनी चाहिए कि नहीं? उसने गलत किया है ना तो उसे उसके कर्मों का फल मिलने दो। समझी? चलो अब मेरे साथ,
और पहली बार अपने दिल से डर निकाल दो। मैं हाँ हूँ तुम्हारे साथ, मैं खड़ा रहूंगा, हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा, पर करना सब कुछ तुम्हें ही पड़ेगा। जैसे माधव ने अर्जुन का रथ थाम रखा था, पर लड़ाई अर्जुन को ही लड़नी पड़ी थी, इसी तरह मैं भी सिर्फ तुम्हारा रथ थाम रहा हूँ। लड़ना तुम्हें खुद के लिए ही पड़ेगा, खुद को न्याय दिलाना पड़ेगा, समझी? चलो चलो मेरे साथ। अरे वाह, वसुधा आई हुई है, किसी ने मुझे बताना ही जरूरी नहीं समझा। और कहो वसुधा बिटिया, कैसे आना हुआ यहाँ? मामा की बड़ी याद आ रही थी क्या तुम्हें? और वैसे घर में सब कहाँ है? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? घर इतना खाली खाली सा लग रहा है। मैं ससुराल से कुछ पैसे लेकर आई थी। मैंने पैसे मामी को दिए हैं। मामी बाजार गई हुई है रुचि को साथ लेकर, और माँ हमेशा की तरह बाजार गई है सब्जी लाने के लिए। आज घर में वही माहौल है जो आप हमेशा चाहते थे कि रहे। मैं हूँ और आप हैं, बस। अरे वाह मेरी कमसिन कली, तुम्हें तो बहुत अच्छे से सब कुछ का एक्सपीरियंस हो गया है। लगता है इतने दिनों ससुराल में मेरे बिना तुम्हारी रातें नहीं कट रही थी। हाँ, तभी खुद ब खुद प्लान बनाकर चली आई। और उस दिन कैसा नखरा दिखा रही थी मेरे मंगलसूत्र की, मेरे सिंदूर की, कुछ तो कदर कीजिए। ससुराल वालों को सुना रही थी क्या? अरे उन सब की नजर में मैं तुम्हारा मामा हूँ। अरे तुम्हारे पिता समान हूँ, पिता समान। कोई भी कभी शंका करेगा ही नहीं। तुम बस ऐसे ही मुझे खुश करती रहो, मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई का खर्चा उठाता रहूंगा। सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा जिंदगी में, मजे मजे से। पहले ही मेरी बात मान जाती तो उस दिन मुझे तुम्हें इतना धमकाना ना पड़ता। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरी भांजी हो तुम, मेरी सबसे प्यारी भांजी। और तुम हो कि तुम अपने मामा को प्यार ही नहीं करती। अरे मामा जी, आपने आज तक मुझसे जितना प्यार किया है ना, और जितना आपने मुझे खुशी दी है ना, उन सबको आज मैं डबल ट्रिपल करके ना ब्याज समेत आपको वापस लौटाऊंगी। हाय हाय, अरे मर गया ओए। अरे सारी कमर की हड्डी सब कुछ तोड़ डाला। अरे हरामजादी, हे भगवान, हे राम, ये कैसा लात मारा है इसने? अरे कुलच्छनी, अरे तुझे पाल पोस कर इस दिन के लिए खिला पिला कर बड़ा किया था। हाँ, क्यों बुड्ढे, क्यों? उठेगा नहीं, छुएगा नहीं मुझे? उठ, बहुत जोश है ना तुझमें, बहुत जवानी छाई रहती है ना। आज मैं तेरी सारी जवानी उतारती हूँ। चल उठ उठ उठ, आज मैं तेरे शरीर की एक भी हड्डी बाकी नहीं रखूंगी। 206 है ना, उनका 4 गुना कर दूंगी। उठ उठ बुड्ढे, आज तो मैं तुझे बताती हूँ, आज तुझे बताती हूँ एक औरत की असली ताकत क्या होती है। बहुत तूने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। मैंने जिंदगी भर कभी बोलना नहीं सीखा, और तूने ये तक नहीं सोचा कि मैं तेरी बेटी की उम्र की हूँ। अरे मुझ में और रुचि में क्या अंतर था? हाँ, कमीने साले कुत्ते, आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज मैं उन सब बातों का बदला लूंगी जो मैं इतने सालों से सहती आ रही हूँ। 10 साल बीत गए हैं, मेरे अंदर उन सब बातों की ज्वालामुखी बनकर फूट रहा है, लावा फूट रहा है मेरे शरीर से। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज न तुझसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज मैं तेरी जान ले लूंगी, जान। अरे राम, हे राम, पगला गई है ये। अरे ससुराल वालों ने कुछ खिला पिला दिया इसको। हे राम, देखो तो मैंने पाल पोस कर बड़ा कर लिया, मेरी ही जान लेने के पीछे दौड़ रही है। अरे कोई बचाओ, कोई है क्या? बस कर बुड्ढे, कहाँ भाग कर जाएगा? अपने कर्मों से पीछा छुड़ाना चाहता है, भागना चाहता है। जब करनी की है तो उसका फल भोगने में तुझे कैसी शर्म? हाँ, मुझे जिंदगी भर नौकरानी बनाकर रखा, मुझे हरदम इस बात का एहसास कराया कि मेरे अंदर अकल ही नहीं है, दबा कर रखा मुझे हरदम। कभी तूने मुझे पत्नी का दर्जा, बराबरी का दर्जा नहीं दिया, हमेशा मुझे एक नौकरानी समझा है। तुझ जैसे इंसान को तो ना मैं खुद मारना चाहती हूँ, पर तू जिसका अपराधी है ना, वही तुझे सजा देगी। बेटा तुम मार इसे, मैं हूँ तेरे साथ। हे, पगला उगला गई है क्या? मैं तेरा पति हूँ, समझी? अरे ये कल आज की आई हुई कल अपने ससुराल चली जाएगी। तू सोच, तू कहाँ जाएगी अगर मैंने तुझे इस घर से निकाल दिया तो? बड़ी आई है। हम कहाँ जाएंगे वो तो हम बाद में सोच लेंगे पापा, पर आप कहाँ जाओगे पहले आप ये सोच लो। आपने जो किया है ना वो क्राइम है, क्राइम। और उसके बाद ना इंसान को जेल जाना पड़ता है, और आप भी वहीं जाओगे। मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। वैसे एक बात तो बताओ पापा, मैं भी तो वसु की उम्र की ही हूँ, तो जब मैं आपकी गोदी में बैठती थी, मैं आपके साथ खेलने की कोशिश करती थी, तभी भी क्या आपके दिमाग में वही ख्याल आता था जो आपको वसु को देख कर आता था? रुचि,
क्या रुचि, हाँ क्या रुचि, गंदे आदमी, छी, नफरत है मुझे तुम्हारी सोच से। अरे एक छोटी मासूम बच्ची ना दिखी तुमको? अरे भले ही मैं इन लोगों के साथ कितना भी गलत व्यवहार करती थी, मैं चाहती थी कि ये लोग पढ़ लिख ना पाए, मैं चाहती थी कि ये और इसकी माँ फ्री का घर में खाना ना खाएं, बहुत गलत व्यवहार किया, पर मैं ये कभी नहीं चाहती थी जो तूने किया। तूने जो किया है ना वो अधर्म है, पाप है। अरे तू तो दुर्योधन से भी ज्यादा गया गुजरा है, रावण से भी आगे है। तो जैसे राक्षस का तो दहन भी नहीं हो सकता। तू तो इस दुनिया संसार में कहीं रहने लायक ही नहीं है, निकृष्ट कहीं का। मैं तो तेरे साथ एक छत के नीचे अब पूरी जिंदगी नहीं रहूंगी। बच्चे का हत्यारा, अरे छोटी छोटी बच्चियों को लेकर इतनी गंदी घिनौनी सोच तेरी, छी। मुझे तो शर्म आती है कि मैंने तुझसे शादी की। तू मुझे कहता था ना कि मेरे पास अकल नहीं है, अरे तेरे पास तो दिल दिमाग कुछ भी नहीं है, तू तो इंसान ही नहीं है मेरी नजरों में, कुत्ता कहीं का। मैं तो अब तुम्हें कभी अपना पापा नहीं कहूंगी। शर्म आती है मुझे तुम पर, छी, थू है तुम पर। क्या सोचकर मैं तुम्हें अपना पापा कहूँ? हाँ, कल को अगर मेरी शादी हुई, मेरी छोटी बेटी हुई, तो उसको भी तो तुम उसी नज़र से देखोगी जिस नज़र से तुम वसु को देखते थे। तुम निहायत ही गंदे इंसान हो, तुम इस दुनिया समाज में रहने लायक ही नहीं हो। छी, तुम्हारी असली जगह सच में जेल ही है, वहीं जाओ। नहीं रुचि, प्लीज बेटा ऐसा मत बोल। तू मेरी बेटी है, मैं मानता हूँ मैंने गलती की। मैं वसु को हमेशा गलत नजरों से देखता था। मैंने वसु के साथ बहुत गलत किया है। मैंने वसु की जिंदगी बर्बाद की है। पर बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ रुचि। तू मेरी बेटी नहीं, मेरी जिंदगी है। प्लीज बेटा ऐसा मत बोल मेरे बारे में। जैसे अपनी बेटी होती है ना, वैसे ही दूसरे की बेटी होती है। जब तुम दूसरे की बेटी को गंदी नजर से देख सकते हो तो अपनी खुद की बेटी को क्यों नहीं? हाँ, चलिए कंस मामा, जेल चलने का वक्त आ गया है। चलिए चलकर जेल में चक्की पीसिए। नहीं नहीं, कंस मामा क्यों कह रहा हूँ आपको। आपकी हरकतें तो कंस मामा से भी गई गुजरी हैं। आपको देखकर तो कंस मामा भी शर्मा जाए। आप तो ऐसे इंसान हैं, नीच कहीं की, घटिया। हाँ, तुमने जो किया है ना वो एक सीरियस क्राइम है। जब भाभी छोटी बच्ची थी तब भी जब तुमने उनके साथ गलत किया तो वो एक सीरियस क्राइम था, और जब वो बड़ी हुई तो जब तुमने उनके साथ गलत किया तो वो तो निहायत गलत था ही। उसके लिए तुम्हें जेल होगी और तुम्हें अपनी सजा भुगतनी ही होगी। हॉस्पिटल जाकर हम सारे रिकॉर्ड निकलवा लेंगे और जल्दी ही तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मिल जाएंगे। हमें ज्यादा सबूत भी जुटाने की जरूरत नहीं है, समझे। चलो अब चलकर जेल में चक्की पीसना, वहीं जाकर अपने कर्मों को याद करना और उनका फल भुगतना। चलो। वसु बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं जिंदगी भर बस अपने ही गुमान में रही, अपनी ही खुशियों की तलाश करती रही, जबकि ये देखना भूल ही गई कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। तुम लोगों के ऊपर जुल्म करना, तुम लोगों को सताना मेरी जिंदगी की खुशी बन गई। पर मैं ये देख ही नहीं पाई कि मेरे अपने घर में क्या हो रहा है। मैं अपने ही पति पर नजर नहीं रख पाई। वसु, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ ना, उसमें कहीं ना कहीं मैं भी बहुत जिम्मेदार हूँ। वसु, हो सके तो अपनी मामी को माफ कर देना। वसु, आज तुझे यूं खुद के लिए लड़ता हुआ देखकर मैं समझ गई, इसमें जरूर हिम्मत दामाद जी की ही है। दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाई और मेरे कारण ही मेरी बेटी को बहुत कुछ भुगतना पड़ा। पर मैं आज बहुत खुश हूँ ये सोचकर कि मेरी बेटी को आप जैसा अच्छा जीवन साथी मिला है। भगवान आप दोनों को हमेशा सुखी रखें। माँ जी, जो मैंने किया वो आप भी कर सकती थी, पर आपने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। आपको लगा कि चुप्पी में ही सबसे बड़ी ताकत है। आप अपनी बेटी की दुनिया समाज में इज्जत बचाना चाहती थी, पर वो खुद अंदर ही अंदर मर रही थी। आपने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। माँ जी, दुनिया समाज क्या कहेगा वो तो बात की बात होती है ना। पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे परिवार के लोग सुखी रहे, उन्हें कोई दुख और तकलीफ ना हो। परिवार का मतलब यही होता है कि एक दूसरे के लिए खड़े होना। और अगर हम समाज के डर से अपने ही घर के लोगों के लिए खड़े होना बंद कर देंगे तो ये कहाँ की समझदारी है। माँ जी, आपको वसु की हिम्मत बनना चाहिए था, वसु के साथ खड़े होना चाहिए था। इस आदमी के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए थी जिस दिन पहली बार इसने आपकी बेटी को छुआ था। तो इसकी हिम्मत कभी इतना बढ़ती ही नहीं माँ जी कि वसु को इतना कुछ सहना पड़ता। आप सही कह रहे हैं दामाद जी। मैंने बस दुनिया समाज के बारे में सोचा, अपने बारे में सोचा, अपने बेटे के बारे में सोचा। मैंने सोचा कि शायद चुप्पी में ही हमारी ताकत है। मेरी वसु का सम्मान बना रहेगा और हमारा घर भी
पर मैं ये भूल गई कि मेरी बेटी क्या कुछ नहीं सह रही है। मैं कैसे इतना सब कुछ बर्दाश्त करवा सकती हूँ अपनी नन्ही फूल सी बेटी को। मुझे माफ कर दो वसु बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। एक माँ होकर ना तो मैं तुम्हें तुम्हारे सम्मान के लिए खड़ा होना सिखा पाई और ना ही खुद तुम्हारे लिए कभी सम्मान में तुम्हारे खड़ी हो पाई। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहुत कमजोर माँ हूँ। चिंता मत करिए माँ जी, अब सब कुछ ठीक है। वसु अब मेरे साथ है। वसु को अब एक खरोच भी नहीं आएगी। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। अभी तक इसने जो कुछ भी सहा ना, वो बस इसके सहने का अंत हो गया। अब वसु को कभी कुछ नहीं सहना पड़ेगा। वसु अब मेरी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल चिंता न करिए। वसु बेटा, मैं अब यहाँ से निकलकर अपना एक घर किराए पर लूंगी। मेरी जिम्मेदारी अभी मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छे से पालूंगी पोसूंगी। मैं अब अपने बेटे को ही सिखाऊंगी कि एक औरत का सम्मान कैसे किया जाता है। मैं उसे चाहूंगी कि वो मेरे दामाद जी जैसा बने। अब तुम क्या खड़ी हो? तुम्हें अब घर नहीं चलना क्या? चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो? ये तुम्हारा घर नहीं है। मैं घर कैसे चल सकती हूँ? आप भूल गए हैं शायद। माँ जी ने मुझे हाथ पकड़कर उस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। वो मुझे वापस उस घर में कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ओह माय गॉड, ये सास बहू का लफड़ा। कोई नहीं, मैं हूं ना। चलो, अब ओखल में सर दे ही मारा है तो अब झेलूंगा जितना भी मुसल पड़ेगा। कहने का मतलब है कि चलो, मैं देखता हूँ माँ क्या कहेंगी। बस फिर तू रहने दे मुझे बताने को। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, मुझे सब पता चल गया है। माँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि किसी और की गलती की सजा हम किसी और को क्यों दें। माँ, जो कुछ भी हुआ उसमें वसु की कोई गलती नहीं है। वो मासूम थी, नासमझ थी, और जब तक उसे समझदारी मिली भी ना माँ, तब तक वो मजबूर हो चुकी थी माँ। लेकिन इन सब में वसु की कोई गलती नहीं है। वसु निहायत ही सीधी, अच्छी और पवित्र लड़की है, और मैं आज भी ये मानता हूँ कि उसका प्रेम पवित्र है। वो पवित्र है माँ। तू जानता है ना कि मैं तेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढ रही थी जिसमें कोई दाग ना हो, बेदाग हो जो। हाँ, जी माँ। और मुझे खुशी है कि वसु के रूप में मेरी वो इच्छा पूरी हो गई है। वसु, तो मेरे लिए मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बेटी, बहू भी बेटी जैसी ही होती है। बहू, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे घर में एक बेदाग लड़की आए, पर मैं सबसे ज़्यादा ये चाहती थी कि वो लड़की मेरे बेटे को खुश रखे, मेरे बेटे को पसंद करे। और मेरा बेटा तुझसे बहुत प्यार करता है। और वसु, मैं ये जानकर खुश हूँ कि तूने अपनी ज़िंदगी में खुद से कोई गलती नहीं की है। जो कुछ तेरे साथ हुआ वो सब हालातों की गलती थी बेटा, बस समझ का फेर था। काश तेरी माँ को पहले ही ये सब बातें समझ में आ गई होती तो तुझे इतना कुछ सहना न पड़ता। तू भी किसी की बेटी है, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। मैं तेरे दर्द को समझ सकती हूँ। जो कुछ हुआ वो तेरी बीती ज़िंदगी की बातें थीं। अब उन बातों को भूल जा। मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ, अब से तू इस परिवार का हिस्सा है, और हम सब एक दूसरे के साथ इस परिवार में ना इतना खुश रहेंगे, इतना खुश रहेंगे कि तू अपने सारे पुराने जख्म भूल जाएगी। देखना तू। माँ जी, आज आपके गले लगकर मुझे वो सुकून मिल रहा है जो सुकून मुझे कभी अपने पापा के गले लगकर मिलता था। अरे वाह, ये रूम आज किसने इतना सुंदर डेकोर किया? ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी शादी के टाइम पर था। कितने मन से मैंने इसमें गुलाब, गेंदे और तरह तरह के चंपा चमेली, लगभग 10 तरह के फूल लगवाए थे। कितने मन से मैंने सब कुछ तैयार करवाया था। बिल्कुल वैसा ही है आज। लग रहा है जैसे किसी ने फिर से वो दिन ताजा कर दिए हो, वो रात ताजी कर दी हो। क्या खाली रूम ही देखेंगे या और भी कुछ देखेंगे? आपके आसपास और भी तो बहुत सारी चीजें हैं। मानती हूँ कि इन फूलों की जितनी खूबसूरत नहीं है, शायद दागदार है, लेकिन तब पर भी है तो आप ही के लिए है, जो महक रही है और जो चाहती है कि आप उन्हें देखें। कौन कहता है कि इस दुनिया जहान में सबसे ज्यादा खूबसूरत वही है जिसमें कोई दाग ना हो? चांद सबसे ज्यादा खूबसूरत है, और चांद में तो दाग ही दाग है। आप जैसा पति, आप जैसा जीवन साथी पाकर मैं धन्य हो गई। सच कहती हूँ, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप जैसा इंसान मिला। आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो मुझे कभी नहीं अपनाता। पाकर तो तुम्हें मैं धन्य हो गया।
तुम्हारे अंदर तो साक्षात माँ दुर्गा, माँ चंडी निवास करती हैं, वो तो मैं देख चुका हूँ। पर डर भी लगता है, कभी मेरे ऊपर मत आजमाने लगना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। पत्नी चरणों की दासी नहीं होती, पत्नी तो हृदय की वासी होती है। तुम मेरे हृदय में निवास करती हो, समझी? मेरे चरणों में नहीं, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हमारी इस कहानी का यहीं पर सुखद अंत होता है। इसी के साथ हमारी यह कहानी होती है समाप्त। उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, यह कहानी हमारे पास बहुत समय पहले ही आ गई थी, परंतु इसे दिखाया जाए या ना दिखाया जाए, इस बात पर हमने बहुत ही विचार विमर्श किया। इसके पश्चात ही हमें लगा कि इस कहानी के माध्यम से भी हम बहुत सारे संदेश अपने दोस्तों को दे सकते हैं। जैसा कि हमारे चैनल का हमेशा से ही उद्देश्य रहा है कि हम अपनी कहानी के माध्यम से कोई ना कोई संदेश देने की कोशिश करते हैं, जिससे समाज में सुधार हो सके, लोगों के रिश्तों में आपस में प्यार बन सके, परिवार में प्यार बढ़ सके। हमारे चैनल का मुख्य मकसद यही होता है हमेशा। तो इसीलिए हमें लगा कि ये कहानी दिखाई जानी चाहिए। खैर दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, समाज हमारा ऐसा है ना कि जहाँ पर कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं। कुछ अच्छे लोग यहाँ हमारी इस पूरी दुनिया समाज को थाम कर रखे हुए हैं, वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारी दुनिया समाज के लिए एक बीमारी है। ऐसे समाज में ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसे लोगों से अपने बच्चों को, अपने अपनों को सुरक्षित करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब हमें किसी के बारे में कुछ गलत पता चले ना, तो सबसे पहले हमें उसके तह तक जाना चाहिए, ना कि उस इंसान को ही छोड़ देना चाहिए अकेला बीच मझधार में। हर रिश्ता इंसान के साथ एक जिम्मेदारी लेकर जुड़ा हुआ होता है। हमें अपने उस रिश्ते के प्रति जिम्मेदारी समझनी चाहिए, चाहे माँ बेटी का रिश्ता हो या पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे जो भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में एक जिम्मेदारी छुपी हुई होती है। हमें उस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। प्यार और आत्मविश्वास के साथ ही परिवार बनता है, प्यार और सहारा देने से, न कि जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेने से। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर भी जरूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से कमेंट्स हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से कमेंट करना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। अब तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको कल एक नई कहानी में, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।